नमस्कार, मैं अनूप चौधरी जीपीसी झुंझुनू से लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। स्वागत है आपका फिर से माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटरफेसिंग सब्जेक्ट का टॉपिक मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट सिस्टम में यूनिट जो आपकी फोर्थ है उसमें आज का टॉपिक है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। तो आज बात करते हैं मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन की। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि मेमोरी क्या होती है, कितने टाइप की होती है मेमोरी जो कंप्यूटर में यूज की जाती हैं। आज हम देखते हैं मेमोरी किस तरह से ऑर्गेनाइज की जाती है कंप्यूटर में। तो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या है कि मेमोरी को किस तरह से प्लेस किया जाता है और वो कंप्यूटर के साथ, जैसे सीपीयू जो है उसके साथ किस तरह से इंटरेक्ट करती है, उसके लिए उसका जो आर्किटेक्चर है वो इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है और कहाँ कहाँ मेमोरी को जो है साइज और स्पीड और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है। मेमोरी इज एन एसेंशियल कंपोनेंट इन द कंप्यूटर सिस्टम more efficiently if extra storage is added to the system. So कुछ जो मेमोरीज हैं वो कंपलसरी हैं कंप्यूटर में और कुछ स्टोरेज जो है वो एक्स्ट्रा ऐड की जा सकती है, तो उससे उसकी क्या होती है, कंप्यूटर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। द टोटल मेमोरी कैपेसिटी कैन बी लुक्ड एज हायरार्की ऑफ कंपोनेंट। सो कंप्यूटर की जो टोटल मेमोरी है उसकी जो कैपेसिटी है उसको हम एक हायरार्की के रूप में देख सकते हैं। उसमें कुछ लेवल्स हैं, उसमें हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। मेन मेमोरी ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोजीशन एंड कैन कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द सीपीयू एंड विद द ऑक्सिलरी मेमोरी थ्रू एन इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। इसका मतलब है कि सबसे मुख्य इसमें कौन सी है, जिसका नाम ही मेन मेमोरी है, मुख्य मेमोरी, या जिसे कहते हैं दूसरी भाषा में प्राइमरी मेमोरी, वही सेंट्रल पोजीशन लेती है मेमोरी में और वो जो है डायरेक्टली सीपीयू के साथ कम्युनिकेट कर सकती है। और ऑक्सिलरी मेमोरी यहाँ कौन सी है, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के साथ भी वो जो है इंटरेक्ट कर सकती है थ्रू एन इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, यानी कि एक इनपुट आउटपुट प्रोसेसर जो है वो उनके बीच में वर्क करेगा। उसके द्वारा जो मेन मेमोरी है वो सेकेंडरी मेमोरी के साथ कम्युनिकेट कर सकती है। लेकिन सीपीयू के साथ मेन मेमोरी कैसे करती है, डायरेक्टली इंटरेक्ट करती है, कम्युनिकेट करती है। इसके अलावा प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के अलावा हमने देखा था एक और टाइप की मेमोरी होती है जिसको बोलते हैं कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है, कैश मेमोरी इज यूज्ड टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग। बेसिकली कैश मेमोरी में कोई अलग से प्रोग्राम या डेटा खुद का या कोई विशेष पर्पज से कोई प्रोग्राम नहीं डाला जाता है। कैश मेमोरी एक एडिशनल मेमोरी है, एडिशनल इन द सेंस टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग, यानी कि प्रोसेसर के सबसे नज़दीक कैश मेमोरी लगाई जाती है। ये साइज में बहुत ही छोटी होती है, जैसा हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। और इसका बेनिफिट क्या है कि जिन कोड्स को या प्रोग्राम के पार्ट्स को या डेटा को फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है सीपीयू के द्वारा, वो पार्ट्स जो हैं वो बार बार रैम में सर्च करने पड़ते हैं। रैम हालांकि साइज में छोटी होती है पर फिर भी 3, 4, 5, 6 जीबी तक की रैम जैसे अवेलेबल है मार्केट में, तो इतने जीबी में कुछ बिट्स को सर्च करना पड़ता है जो बार बार यूज किए जा रहे हैं। तो उसके लिए एक अलग से मेमोरी बना दी गई, कैश मेमोरी। उसमें उसको स्टोर कर लिया गया उन बिट्स को। जैसे ही जिन बिट्स की या जिस कोड इंस्ट्रक्शंस की जरूरत पड़ती है सीपीयू को बार बार फ्रिक्वेंटली, उनको उसमें कॉपी कर लिया जाता है रैम से। तो इसमें अलग से कोई डेटा नहीं रहता है, प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन नहीं रहता है। ये रैम का ही कुछ पार्ट कॉपी करके रखती है जो कि फास्ट अवेलेबल, मतलब जिसकी प्रोसेसिंग के लिए जो बार बार जरूरत पड़ती है और इसके लिए वो स्पीड इंक्रीज कर देती है। एक तरीके से सीपीयू के लिए परोस के रखती है वो इंस्ट्रक्शंस को जो बार बार यूज किए जाते हैं, उसको सर्च नहीं करना पड़ता। तो ये हो गई कैश मेमोरी। अब बात करते हैं इनपुट आउटपुट प्रोसेसर की। मैनेजेस डेटा ट्रांसफर बिटवीन ऑक्सिलरी मेमोरी एंड मेन मेमोरी। ऑक्सिलरी मेमोरी मैंने बताया जो सेकेंडरी मेमोरी, जैसे कि हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क या सीडी ड्राइव, ये सारी जो सेकेंडरी मेमोरीज हैं, ऑक्सिलरी मेमोरीज हैं, उनके और मेन मेमोरी के बीच में डेटा ट्रांसफर मैनेज करते हैं। क्योंकि कंप्यूटर कैसे चलता है, जो कुछ भी रैम यानी कि मेन मेमोरी में है
उसी पे ही सीपीयू वर्क करता है ओनली। लेकिन रैम क्या होती है, जैसे ही पावर सप्लाई जाती है रैम क्लियर हो जाती है, जैसा हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, ऑक्सिलरी मेमोरी जो कि हार्ड डिस्क या कोई अन्य जो टाइप्स हैं मेमोरी के वो जो हैं उनसे डेटा या इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम्स को कॉपी करना पड़ता है पहले रैम के अंदर। तो रैम के अंदर कॉपी करने के बाद वो सीपीयू जो है उसके लिए अवेलेबल रहती है और सीपीयू उन पे काम कर सकता है। तो इसके लिए उनके रैम यानी कि प्राइमरी मेमोरी और जो हार्ड डिस्क यानी कि सेकेंडरी मेमोरी है उसके बीच में भी कम्युनिकेशन जरूरी है, डेटा ट्रांसफर जरूरी है। तो वहाँ से डेटा सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी में लाने के लिए जो बीच में प्रोसेसर जो लगा होता है काम करता है इसको, उसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट प्रोसेसर या शॉर्ट में आईओ प्रोसेसर। तो ये इनपुट आउटपुट प्रोसेसर मैनेज करता है डेटा ट्रांसफर बिटवीन ऑक्सिलरी मेमोरी एंड द मेन मेमोरी। एंड कैशे क्या करती है, कैश मेमोरी जिसको कहते हैं, कैश मेमोरी मैनेजेस बिटवीन मेन मेमोरी एंड सीपीयू। तो मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में जो है मैनेजमेंट का काम करती है कैश। जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शंस हैं वो कैश में कॉपी कर लिए जाते हैं, जिससे सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाती है। एक्चुअली सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड नहीं बढ़ती है, सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड तो लिमिटेड है, बट सीपीयू की स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है और रैम उसकी तुलना में बहुत स्लो होती है। जो प्राइमरी मेमोरी वो बहुत स्लो होती है, तो उसको फटा जितने फ्रीक्वेंटली इंस्ट्रक्शंस वो प्रोसेस कर सकता है सीपीयू, उतना फ्रीक्वेंटली अवेलेबल नहीं हो पाते हैं उसको इंस्ट्रक्शंस रैम से, क्योंकि वो सर्चिंग का जो टाइम है, एक्सेस टाइम जिसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन का, वो बहुत ज़्यादा है और सीपीयू उससे ज़्यादा फास्ट का काम कर सकता है। तो सीपीयू की स्पीड को मैक्सिमाइज करें, यूटिलाइजेशन सीपीयू की स्पीड का यूटिलाइजेशन जो उपयोग है सीपीयू की स्पीड का वो हम अधिक से अधिक कर सकें, इसके लिए कैश मेमोरी बनाई गई ताकि उसको जल्दी जल्दी इंस्ट्रक्शंस मिल सके सीपीयू को। तो एक्चुअली सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड नहीं बढ़ के सीपीयू को जो इंस्ट्रक्शंस मिलने की स्पीड है वो बढ़ जाती है उससे। तो उससे आपकी प्रोसेसिंग ओवरऑल जो प्रोग्राम है उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि किस प्रकार से प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होने की स्पीड बढ़ाई जा सकती है कैश मेमोरी का इस्तेमाल करके। नेक्स्ट आता है सीपीयू हैज डायरेक्ट एक्सेस टू मेन एंड कैश बट नॉट टू ऑक्सिलरी मेमोरी। यानी कि कैश को भी डायरेक्टली एक्सेस करता है सीपीयू और मेन मेमोरी को भी डायरेक्टली एक्सेस करता है, बट सेकेंडरी मेमोरी जो है उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता है। उसके लिए इनपुट आउटपुट प्रोसेसर आपका जो है वो अवेलेबल है। उसके अलावा द स्पीड ऑफ कैश मेमोरी इज 7 times फास्टर देन द मेन मेमोरी, इवन इट कैन बी मोर देन दैट। सो कैश मेमोरी की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ये बहुत कॉस्टली होती है, लेकिन इसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है, कुछ एमबीज में ही होती है, 6 MB 12 MB इस तरह से। ये हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं ये सारी चीज़ें। तो अब इसके बेस पे एक ब्लॉक डायग्राम तैयार किया गया है मेमोरी हायरार्की का, जो आपके सामने स्क्रीन पे है। इस ब्लॉक डायग्राम में ये दर्शाया गया है कि किस तरह से मेमोरी को ऑर्गेनाइज किया जाता है। ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से दर्शाया गया है कि कहाँ सीपीयू प्लेस किया गया है, उसके सबसे नज़दीक कौन सी मेमोरी है, सीपीयू किस किस से डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है और कौन उससे जो सीपीयू से जो है डिस्टेंस पे कौन कौन सी मेमोरीज, जैसे जैसे सीपीयू से दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे स्पीड घटती जाती है, किस तरह से उसकी साइज बढ़ती जाती है, सबसे नज़दीक कौन सी मेमोरी होती है, डायरेक्टली किसको एक्सेस कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें इस ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से दर्शाई गई हैं। तो यहाँ हम देखते हैं सबसे ऊपर दर्शाई गई है ऑक्सिलरी मेमोरी। द ऑक्सिलरी मेमोरी इज शोन एज मैग्नेटिक टेप्स, मैग्नेटिक डिस्क। सो दो प्रकार की ऑक्सिलरी मेमोरी के एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं और उनको एक्सेस कौन करता है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। इनपुट आउटपुट प्रोसेसर यहाँ से किससे डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, मेन मेमोरी से। तो इनके बीच में इंटरमीडिएट का काम कौन कर रहा है, ऑक्सिलरी मेमोरी एंड मेन मेमोरी के बीच में इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। मेन मेमोरी से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा है सीपीयू और मेन मेमोरी से डायरेक्टली कनेक्टेड है कैश मेमोरी। अब सीपीयू मेन मेमोरी एंड कैश मेमोरी दोनों से डायरेक्टली, जैसे आप डायग्राम में देख ही सकते हो, दोनों से डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। सबसे पहले कोई भी इंस्ट्रक्शन सीपीयू कहाँ पे देखता है, कैश मेमोरी में। यह है कैश मेमोरी, तो सबसे नज़दीक कौन सी हुई इसके, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी में उसको वो इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल नहीं होने के बाद वो उसको मेन मेमोरी में सर्च करता है। अगर उसका वो सर्च करता है, उससे मिल जाता है कैश मेमोरी में वो इंस्ट्रक्शन, तो तुरंत वो एग्जीक्यूट हो जाता है, जिससे कहते हैं हम हिट।
HIT हिट, यानी कि वो इंस्ट्रक्शन कैश मेमोरी में मिल गया तो उसको क्या टर्म दी गई है, हिट, HIT। यहाँ में मैंने डायग्राम में लिखना भूल गया हूँ, बट उसे हिट कहते हैं। अगर वो नहीं मिला है, वो इंस्ट्रक्शंस कैश मेमोरी में उसे अवेलेबल नहीं हुआ जो उसको चाहिए था, तो उसे कहते हैं मिस, MISS, मिस, यानी कि वो नहीं मिला कैश मेमोरी में। मिस होने के बाद वो मेन मेमोरी में सर्च करता है उसी इंस्ट्रक्शन या डेटा को। अगर उस डेटा और इंस्ट्रक्शंस को बार बार फ्रीक्वेंटली वो सर्च कर रहा है और बार बार मिस हो रहा है वो कैश मेमोरी में, तो वो डायरेक्टली मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में कॉपी हो जाएगा। सीपीयू ऐसा अपनी स्पीड का यूटिलाइजेशन बढ़ाने के लिए कर लेता है। तो इस प्रकार से मेन मेमोरी, कैश मेमोरी और सीपीयू इंटरेक्ट करते हैं। उसके साथ ही इनपुट आउटपुट प्रोसेसर्स के थ्रू ऑक्सिलरी मेमोरी के साथ इंटरेक्शन किया जाता है। अब बात करते हैं इसके नीचे जो ब्लॉक्स दिए गए हैं वो किस तरह से अरेंज किए गए हैं। इसमें वो जो ऊपर जो भी इंटरेक्शंस दिखाई गई हैं उनको ब्लॉक्स के माध्यम से नीचे दिखाया गया है। इसमें सिर्फ मेमोरीज को इंक्लूड किया गया है। सबसे ऊपर है रजिस्टर। रजिस्टर मेमोरी के बारे में हमने पिछले लेक्चर में भी नहीं देखा था, तो इसके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ। रजिस्टर जो प्रोसेसर होता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, उसके अंदर ही, उसी चिप के अंदर ही इंक्लूडेड मेमोरी है। और इसको जब हम मेमोरीज पढ़ रहे थे इसको इंक्लूड नहीं किया गया क्योंकि एक्चुअली ये जो है सीपीयू की जस्ट जब वो वर्क कर रहा होता है तब काम में आने वाली मेमोरी होती है। जब ये सबसे फास्ट मेमोरी होती है, सबसे छोटी मेमोरी होती है, और ये कुछ लिमिटेड रजिस्टर्स सीपीयू के साथ इनबिल्ट रहते हैं उस चिप के अंदर। तो जैसे मैंने बताया कि कैश मेमोरी से वो डेटा ढूंढता है, तो उस डेटा को प्रोसेसिंग के ड्यूरिंग कहाँ पे रखता है सीपीयू, वो अपने रजिस्टर्स में रखता है। और कुछ रजिस्टर्स कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस और कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस और इन सब को स्टोर करने के लिए काम में आते हैं सीपीयू के। तो सीपीयू की अपनी एक खुद की मेमोरी होती है अंदर, बहुत ही स्मॉल, कुछ बिट्स या किलो बिट्स में, जो कि रजिस्टर्स कहलाते हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर्स होते हैं। ये रजिस्टर नंबर्स में एक से ज़्यादा होते हैं, कई रजिस्टर्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द सीपीयू। जो मैन्युफैक्चरर ने अलग अलग टाइप के सीपीयू जो बना रखे हैं उन पे डिपेंड करता है कितने रजिस्टर्स उसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो ये सबसे फास्ट मेमोरी होती है क्योंकि सीपीयू के अंदर ही इंक्लूडेड है। और ये कैश मेमोरी और मेन मेमोरी से जो डेटा या इंस्ट्रक्शंस या खुद के सीपीयू के जो कुछ वर्किंग प्रोसेसिंग के ड्यूरिंग जो वो टेम्परेरी डेटा या इंस्ट्रक्शंस क्रिएट होते हैं वो इसके अंदर सीपीयू के अंदर जो रजिस्टर्स हैं उनमें स्टोर करके रखता है। ये भी एक वॉलेटाइल मेमोरी की तरह ही है। जब तक सीपीयू उन पे काम कर रहा है तब तक उसमें वो अवेलेबल है और फिर वो साफ होता रहता है। रजिस्टर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इरेज और उसमें डेटा स्टोरेज बार बार होना, ये प्रक्रिया बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होती है, बहुत ज़्यादा बार बार होती है। रजिस्टर के बाद आती है कैश मेमोरी। जो रजिस्टर सीपीयू से बाहर निकले तो कैश मेमोरी अवेलेबल है, जो सेकंड नंबर पे आती है। यहाँ पे हमें दिखाया गया है जो एरोज के माध्यम से कि जिस प्रकार हम इस ब्लॉक डायग्राम में नीचे की ओर जा रहे हैं उसी प्रकार इंक्रीजिंग द साइज ऑफ, साइज का मतलब कैपेसिटी, यहाँ पे साइज लिखा है, इसका एक्चुअली मीनिंग है कैपेसिटी। तो इंक्रीजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्टोरेज टाइप या मेमोरी टाइप। तो जिस प्रकार की मेमोरी है ऊपर वो मेमोरी रखी गई है जिसकी कैपेसिटी बहुत कम है। जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जाएंगे मेमोरी की कैपेसिटी इंक्रीज होती जाती है। उसी प्रकार नीचे से ऊपर की ओर जब बढ़ रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है। यानी कि जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ती जा रही है नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे स्पीड भी घटती जा रही है, और नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो स्पीड बढ़ती जा रही है। यानी कि जिसकी कैपेसिटी कम है उसकी स्पीड ज़्यादा है, जिसकी स्पीड कम है उसकी, इसकी स्पीड सबसे कम होगी, इसकी कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होगी। इसी प्रकार कॉस्ट, जनरली हम ये सोच सकते हैं कि जिसकी कैपेसिटी है स्टोरेज में जीबीज में टीबीज में बढ़ती जा रही है तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। बेसिकली कॉस्ट डिपेंड करती है स्पीड पे ही। तो स्पीड बढ़ती जा रही है तो जो जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है उस मेमोरी में वो बहुत कॉस्टली है स्पीड बढ़ाने के लिए, तो इसलिए उसकी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। यानी कि छोटी मेमोरी है, जिस टाइप की मेमोरी जैसे रजिस्टर या कैशे, वो सबसे महंगी है, इसीलिए वो स्टोरेज में कम भी है और इसकी स्पीड भी ज़्यादा है, कैपेसिटी उसकी कम है, तो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा है स्पीड ज़्यादा होने की वजह से।
और इस प्रकार से हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ऊपर की ओर बढ़ने पर कॉस्ट बढ़ती जा रही है पर बिट। कॉस्ट नॉट ओवरऑल कॉस्ट, कॉस्ट पर बिट, हर बिट की कॉस्ट बढ़ती जाती है। हालांकि ये बिट कम स्टोर करती है इसलिए हो सकता है कि इससे सस्ती आती हो, बट पर बिट जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होगी इसकी। तो इंक्रीजिंग स्पीड, इंक्रीजिंग कॉस्ट पर बिट एंड ऊपर की ओर डिक्रीजिंग साइज, नीचे की ओर इंक्रीजिंग साइज। उल्टा मान, इसको उल्टा एरो दे दिया है तो इसके नीचे की ओर साइज इंक्रीज हो रहा है, बाकियों में ऊपर की ओर स्पीड और कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। रजिस्टर, कैशे, मेन मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ये सब हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इसको दर्शाने का एक और जो है तरीका वो है आपका इस जो शेप है उसमें हम पिरामिड शेप में भी दिखा सकते हैं मेमोरी हियरार्की को। पिरामिड शेप में भी वही है, रजिस्टर सबसे टॉप पे हैं, तो जो नीचे से ऊपर की ओर जब हम बढ़ते हैं फ्रॉम डाउन टू अप, स्पीड बढ़ती जाती है, साइज घटती जाती है यानी कि कैपेसिटी घटती जाती है, और कॉस्ट पर बिट भी बढ़ती जाती है। तो रजिस्टर सबसे टॉप पे है, उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है, साइज सबसे कम है, कॉस्ट पर बिट सबसे ज़्यादा है। उसी प्रकार कैशे दूसरे नंबर पे, उससे कम फास्ट है, उससे कम स्पीड जो है उसकी मेन मेमोरी की है, उससे कम स्पीड मैग्नेटिक डिस्क, सीडी रोम इन सब की है, और मैग्नेटिक टेप की सबसे कम स्पीड है लेकिन सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है। उसके पिरामिड के दूसरे सरफेस पे दिखाया गया है, यहाँ जो दूसरी साइड है उस पर, कि ये जो मेमोरीज हैं मेन मेमोरी तक वो इन बोर्ड मेमोरी है। इन बोर्ड मेमोरी मतलब जिस बोर्ड पे आपका सीपीयू लगा हुआ है उसी बोर्ड पे ये मेमोरीज भी इंक्लूडेड रहती हैं। बट जो सेकेंडरी मेमोरी है वो आउटबोर्ड स्टोरेज है, यानी कि वो उस स्टोरेज पे उसका पोर्ट तो होगा कनेक्ट करने के लिए, लेकिन वो स्टोरेज जो है वो उस बोर्ड पे इंक्लूडेड नहीं होगी, माउंटेड नहीं होगी, अलग से वो कनेक्ट की जाती है। और ये ऑफलाइन स्टोरेज, यानी कि ये जो मैग्नेटिक टेप है ये तो सिर्फ टेम्परेली कनेक्ट की जाती है, उसमें डेटा स्टोर करके उसको वापस हटा लिया जाता है। बेसिकली उसी को ऑफलाइन स्टोरेज कहते हैं, जो डायरेक्ट यूज़ नहीं हो रही होती है। इसमें बैकअप टाइप में डेटा रखा जाता है, या फिर जब ज़रूरत पड़ती है तब काम में लेने जा सके ऐसा डेटा स्टोर करके अलग से रखा जाता है। पिरामिड के अलावा इसको ट्राइंगल में भी, शेप में भी दिखा सकते हैं। ट्राइंगल यहाँ पे इस पिरामिड का ही एक साइड है जिसमें सीधा वही रजिस्टर, कैश, मेन, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक, ये देखिए इस साइड को ही दर्शाया गया है ट्राइंगल में, उसमें दूसरी साइड नहीं दर्शाई गई है पिरामिड की। तो आप ऐसे भी मेमोरी हियरार्की को दिखा सकते हैं। इसमें प्राइमरी जो मेन मेमोरी को कहा गया है, ऑक्सिलरी जो सेकेंडरी मेमोरी जो है उनको अलग से दिखाया है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सेस टाइम रेशियो, तो जो आपका एक्सेस टाइम है वो जो है वो रेशियो वो बढ़ता है, यानी कि एक्सेस टाइम घटता है। एक्सेस टाइम स्वयं इसको एक्सेस करने में टाइम कम लगेगा, इसको ज़्यादा लगेगा, इसको ज़्यादा, इसको ज़्यादा, इसको सबसे ज़्यादा एक्सेस करने में सीपीयू को टाइम लगेगा। और इसके साथ ही कैपेसिटी नीचे की ओर बढ़ती है, कॉस्ट ऊपर की ओर बढ़ती है, स्पीड ऊपर की ओर बढ़ती है, जो हमने इस डायग्राम में देखा था, इंक्रीजिंग साइज, इंक्रीजिंग स्पीड एंड कॉस्ट पर बिट। तो तीन तरीके से हमने मेमोरी हायरार्की को डायग्राम्स में शो किया है। एक ब्लॉक डायग्राम जिसमें हमने पहले ऊपर ही ऊपर कनेक्टिविटी दिखाई है, ऑर्गेनाइजेशन दिखाई है, किस तरह से सीपीयू के पास मेमोरीज जो है वो लगाई जाती हैं। उसके बाद उनके साइज और स्पीड और इंटरकनेक्टिविटी को हमने दिखाया है ब्लॉक्स के माध्यम से। उसके बाद हमने पिरामिड शेप का यूज़ किया और ट्राइंगल जो पिरामिड की एक साइड है उसका यूज़ किया मेमोरी हियरार्की को दिखाने में। तो memory hierarchy system consists of all storage devices from auxiliary memory to main memory to cache and registers also. As one goes down, जैसे हम नीचे जाते हैं in the hierarchy तो क्या होता है, cost per bit decreases, डाउन जा रहे हैं cost per bit decreases, capacity increases बढ़ती जाती है कैपेसिटी, एक्सेस टाइम इंक्रीजेज, इसको एक्सेस करने का टाइम भी इंक्रीज होता है। याद रखिए यहाँ पे एक्सेस टाइम रेशियो लिखा है, नॉट एक्सेस टाइम। तो एक्सेस टाइम नीचे की ओर बढ़ता है, एक्सेस टाइम रेशियो घटता है नीचे की ओर। फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सेस बाय द प्रोसेसर डिक्रीजेज, यानी कि प्रोसेसर किसको फ्रीक्वेंटली यूज करता है उसकी फ्रीक्वेंसी नीचे की ओर जो है वो आपकी घटती है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली रजिस्टर्स मेमोरी को यूज़ करता है, उसके बाद कैशे, मैन, सबसे कम जो है सीपीयू को
इसमें स्टोर्ड डेटा की ज़रूरत पड़ती है, सबसे ज़्यादा इससे इंटरेक्ट करता है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सेस बाय द प्रोसेसर डिक्रीजेज एज वन गोज डाउन द हायरार्की। तो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इतना आज के लिए इतना ही। मेमोरी टाइप्स और मेमोरी किसे कहते हैं और क्या होती है कंप्यूटर में, उसकी इंपॉर्टेंस, वो हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इंटरफेस, यानी कि जो प्रोसेसर है, बेसिकली हम यहाँ पे 8085 माइक्रो प्रोसेसर की बात कर रहे हैं, उससे मेमोरी चिप जो है वो किस तरह से कनेक्टेड है, इंटरफेस किस तरह से, इंटरफेस का मतलब उनके दोनों के बीच में कनेक्टिविटी किस तरह से है और किस तरह से वो वर्क करती है किसी भी डेटा को रीड या राइट करने के लिए। उसके अलावा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ किस तरह से इंटरफेस है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। थैंक यू।